नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शुरुआत बिहार से करेंगे। खबर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के भीतर की कलह की। झगड़ा शुरू हुआ है बीजेपी के भीतर, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बिहार में नीतीश सरकार और नीतीश मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ है तो अब बीजेपी में झगड़े की खबर। मंत्रिमंडल में एमएलसी को ज्यादा जगह देने से बीजेपी के ही कुछ नेता जो हैं, विधायक जो हैं, वो नाराज हो गए। एमएलए राजू सिंह के घर पर बीती रात डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव समेत कुछ अन्य विधायक शामिल हुए। नाराज नेताओं का मानना है सरकार के गठन में विधायकों की भूमिका ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ इससे उलट है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से विधायकों की जगह जो एमएलसीज हैं उनको ज्यादा तरजीह दी गई है। इसी को लेकर बीजेपी में ये नाराजगी। विधायकों की संख्या 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं। जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है, बस यही जानते हैं। विस्तार में और लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी मंत्रिमंडल विस्तार में। अब ये बात तो मतलब मिलनी ही चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। और आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिरकार बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हुआ क्या था। ये जानकारियां आपके सामने हम इस बड़ी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बिहार में आप जानते हैं बीजेपी के कोटे से कुल 15 मंत्री हैं। अब ये जो 15 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें 9 तो एमएलए हैं और 6 जो हैं वो एमएलसीज हैं। इसी बात को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएलसीज को इतनी तरजीह क्यों दी गई है नीतीश मंत्रिमंडल में। अच्छा, ये जो राजू सिंह विधायक हैं जो बीजेपी के, वहां उनके घर पर जो बैठक हुई, इसमें शामिल मिश्रीलाल यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन राजू सिंह जिनके घर पर बैठक हुई वो नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजू सिंह कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं, होली समारोह में विधायक जुटे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हमें मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हैं। सर, बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर रविवार रात एक बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के तमाम नाराज विधायक पहुंचे थे। मिश्रीलाल यादव जो बीजेपी विधायक हैं वो भी आए थे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई, इससे हम लोगों की नाराज़गी है। सरकार गठन में विधायकों की अहम भूमिका होती है, फिर क्यों 6 बीजेपी विधान पार्षदों को मंत्री बनाया गया? नाराज़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और जिन्होंने ये आरोप लगाया उनकी निष्ठा तो दूसरे जगह है। ये तो जब विश्वास मत के दौरान ही वो रंगे हाथ पकड़े गए, तो उनकी बात को तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। अगर कोई बात है तब मुझे जानकारी नहीं है, उन मामलों का वह सम्यक निष्पादन कर लेगी। आरजेडी तो कह रही है कि कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के नाराज़ हैं। 50 दिन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद अब विवाद हो रहा है। सरकार गिरने का खतरा भी टला नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ ना, ऐसा नहीं ना हुआ कि उप मुख्यमंत्री जी पूर्व जो थे 5 विभाग पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, सबका हिस्सा गटकाई नमा, अपने बने हुए थे 5 विभाग के मंत्री। इसलिए राजनीतिक भविष्यवाणी से बेहतर है कि राजनीतिक जिम्मेवारी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ताकत लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है विधायकों के मुकाबले, इस पर जेडीयू का क्या है? नहीं, इस पर हमारा कोई नज़रिया नहीं हो सकता। वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये थे बात करते हुए हमारे साथ तमाम मसलों पर नीरज कुमार। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। दरअसल आप जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब ये मौका जो है वो इस वक्त नेताओं के लिए अपनी सियासी जिम्मेदारी निभाने का है। और ये जो खबरें आ रही है ना कि बीजेपी के भीतर एमएलए कुछ नाराज हो गए, उसको लेकर नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। खैर, ये खबर कहां से सामने निकल कर आई? ये खबर सामने निकल कर आई बीजेपी के एमएलए राजू सिंह के घर पर जो बैठक हुई वहां से, जिसमें शामिल विधायक मिश्रीलाल यादव तो खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन राजू सिंह
जिनके घर पर यह बैठक हुई वो साफ तौर पर नाराजगी की बात को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं होली मिलन का यह समारोह था। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि उनसे वादा तो हुआ था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, पर वादा पूरा नहीं किया गया। सुनिए। हमारे साथ बीजेपी विधायक राजू सिंह जी हैं। सर, रविवार रात आपके आवास पर एक बैठक हुई थी बीजेपी विधायकों की। इस बैठक से जब बाहर निकले बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव, तो उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी कोटे से विधायकों से ज़्यादा विधान पार्षदों को तरजीह दी गई है, यह ठीक नहीं है। सो सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें विधान पार्षदों को ज़्यादा मौका दिया गया बीजेपी कोटे से, यह गलत है। सो 15 मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, जिसमें 6 विधान पार्षद हैं। इतने विधान पार्षदों को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग नाराज हैं, इसलिए बैठक हुई थी? देखिए, सबसे पहली बात कि बैठक कोई बैठक नहीं थी। मैं जब भी पटना में रहता हूँ तो मोस्टली हर महीने एक बार हम लोग 2-4-10 विधायक लोग एक साथ बैठते हैं, और उसी में लोग, कल होली का समय आ गया है, 2-4-5 दिन बाद होली है, एक तरह से होली मिलन समारोह करके अपने कुछ विधायकों के साथ हम लोग बैठे थे। और मिश्री लाल जी हमारे साथ विधायक रहे हैं, वीआईपी से विधायक रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही बैकग्राउंड से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में विलय की सवाल आई थी, उसमें मिश्री लाल जी मेरे साथ आए थे। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार पार्टी बन करके उभरी थी। तो जहाँ तक सवाल है मिश्री लाल जी क्या बता रहे थे कि लोगों में आक्रोश है, ये मैं नहीं बता सकता आक्रोश क्या है। हाँ, ये जरूर मैंने सुना, उनके द्वारा जो कही गई बात सुनी, मुझे आश्चर्य लगा कैसे वो किस समय आ गए, आकर के अपनी बातों को रख गए, हम लोग को नहीं पता है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। हम लोग विशेष करके सब विधायक आपस में बैठ करके हमेशा बैठते हैं, महीने 2 महीने पे एक बार बैठते हैं, राय विचार करते हैं। और अभी तो होली का समय था, इसलिए होली मिलन समारोह के लिए बैठे थे। कहीं कोई नाराजगी नहीं? नहीं, ऐसी अगर कोई नाराजगी भी होगी, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपके सामने थोड़ा ही बोलेंगे। हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पर, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी पार्टी है और अपनी पार्टी के लिए हमेशा हम लोग कार्यरत रहेंगे। ऐसी कोई बात होगी तो अपने प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें आपको भी जगह नहीं मिली। देखिए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने विधायक हैं सबको जगह मिल जाए। हाँ, एक जरूर दिल में कहीं ना कहीं से कसक रहती है कि कमिटमेंट था, कमिटमेंट के बाद में नहीं मिली। लेकिन ये बात हम मीडिया के सामने आकर के थोड़ी बताएंगे, ये तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन कल की जो बैठक थी वो किसी भी तरह से इसके खिलाफ और पार्टी के खिलाफ की कोई बैठक नहीं थी। आप कह रहे हैं कि कमिटमेंट था, तो आपसे वादा किया गया था कि मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं किया। देखिए, मैं एक बार में आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले से, जिस समय 2005 में राजनीतिक में मैं आया, एंटी आरजेडी और एंटी आरजेडी राजनीतिक की मेरी शुरुआत हुई है। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के, मैं 2 बार जदयू से भी विधायक रहा था, रामविलास लोजपा जी की पार्टी से भी विधायक रहा था। लेकिन सब के बाद में भी जो हमारा बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है अपने घर में कभी किसी बात के लिए नाराज़गी हो फिर, लेकिन उसके लिए घर तो नहीं छोड़ देता है आदमी। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अभी सब कुछ ऑल इज वेल है? बिल्कुल ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम सारे जो भी लोग बैठे हुए थे, किसी में कहीं से कोई मनमानी नहीं है, पार्टी के प्रति कोई ये नहीं है। आपस में बैठ के गपशप हो रहा था और होली मिलन समारोह हुआ। दिल्ली तो कह रही है कि अब तूफान आने वाला है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, विधायक नाराज है, ये कल की बैठक से दिख। पता नहीं, वो तो हमेशा इसी तरह बोले रहते हैं, खेला होवे हमेशा बोलते रहते हैं, तो खेला तो उनके साथ हो ही गया। बीजेपी विधायक राजू सिंह को आपने सुन लिया। अब बिहार बीजेपी में ये जो नाराजगी की खबरें हैं, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को जैसे बैठे बिठाए हमले का मौका मिल गया। आरजेडी कह रही है बिहार की एनडीए सरकार में तो बवाल मचने वाला है। भारी संख्या में बीजेपी के, जेडीयू के नेता जो नाराज चल रहे हैं, उनमें भगदड़ मचेगी। ये दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। अभी बिहार के एनडीए सरकार में भारी बवाल मचने वाला है, तूफान आने वाला है। और अभी कल ही कुछ माननीय विधायकों ने बैठक की है और कई सवाल खड़े किए हैं। 50 दिनों के बाद तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, भारी पेच फंसा हुआ था। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो विवाद खड़ा हुआ है और जो माननीय विधायकों की नाराजगी है वो दिख रही है। ये सरकार के ऊपर जो खतरा था वो अभी भी टला नहीं है। किसी भी समय कोई भी बड़ा खेल हो सकता है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारी संख्या में
बीजेपी के जेडीयू के माननीय विधायकों में नाराजगी है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना। हमारे सहयोगी शशांक कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से आखिरकार ये चल क्या रहा है। राजू जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके घर पर बैठक होती है और उसके बाद मिश्री लाल यादव जिस तरीके से बयान दे देते हैं, मतलब ये भानुमति का पिटारा जो खोल दिया है मिश्री लाल यादव ने अपने बयान से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों में नाराजगी है और राजू सिंह का यही आवाज़ है। जहां कल रात बैठक हुई, मिश्री लाल यादव खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन राजू सिंह खुलकर कुछ अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे मंत्री बनाने का वादा किया गया था लेकिन बनाया नहीं गया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। जो कल रात बैठक हुई है उसमें हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 10 से 12 विधायक आए थे, जिसमें ज़्यादातर सब राजपूत समाज के थे। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, देखिए बिहार में बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्री हैं, जिसमें से 6 विधान पार्षद हैं। तो इन विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, इसलिए इतने सारे विधान पार्षदों को बीजेपी कोटे से मंत्री क्यों बनाएगा, इस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन खुलकर राजू सिंह फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो अन्य राजपूत समाज के विधायक बैठक में आए थे वो भी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ज़्यादातर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, और हमें एक जानकारी मिल रही है कि 21 तारीख को एक और बैठक हो सकती है, जिसमें विधायकों की संख्या और ज़्यादा रहेगी और हो सकता है कि उस दिन सभी विधायक खुलकर अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखें। और तो आगे मतलब ये लोकसभा तो चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी की इस नाराजगी की वजह से अपने विधायकों के। बहुत शुक्रिया आपका शशांक, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन आपका रुख करेंगे। और इस बीच बिहार में एनडीए के बीच अभी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आज का दिन अहम हो जाता है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो दिल्ली आ रहे हैं। आज माना यह जा रहा है नीतीश कुमार की आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी और उसी पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर औपचारिक मोहर लगेगी। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर नीतीश कुमार बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर कौन गठबंधन का साथी, कितनी सीटों पर, कौन कौन सी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगा 24 चुनाव में, इसका पूरा खाका आज दिल्ली में तय कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और बिहार को लेकर ही एक और बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व से तेजस्वी यादव की आज मुलाकात होनी है। तो देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों ही गठबंधन में इस समय हलचल तेज। बिहार में नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेंगे दिल्ली पहुंचकर। और महागठबंधन में भी सीटों का जो फॉर्मूला है वो माना जा रहा है कि उस पर औपचारिक मोहर लगेगी। तो बिहार में दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर औपचारिक मोहर लगाने की जुगत में ये मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से क्या समझ में आ रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरकार क्या हो सकता है महागठबंधन बिहार में? देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और मुख्य दो घटक हैं कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस ने 14 से शुरुआत की थी। हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीद है 10 सीटों के आसपास अगर आरजेडी दे तो बात बन जाएगी। 10 सीटों के लिए फाइनल दौर में कांग्रेस जो है वो दबाव बना रही है। हालांकि आरजेडी के सोर्सेज का कहना है कि कांग्रेस को आरजेडी 7 से 8 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है बिहार के गठबंधन में वो है वाम दल। वो 3 दलों का गठबंधन है, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम। ये 3 दल मिलकर कम से कम 5 सीटें मांग रहे हैं। तो पेंच जो है वो अब तक सुलझा नहीं है। एक फार्मूला जो है वो जरूर चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में कि 28 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है, 9 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है और 3 सीटें वो वाम दलों के लिए छोड़ सकती है। हालांकि मेरी जो बात हुई है ये कहा जा रहा है कि ये फार्मूला जो है वो बदल सकता है। एक और बात रोमाना मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अगर वो पाला बदलते हैं तो इंडिया गठबंधन में फिर सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो बदलना ही है। हाजीपुर सीट पर उन्हें समर्थन मिल सकता है।
एक सीट पूर्णिया की पप्पू यादव के लिए छोड़ी जा सकती है, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में तो हैं, लेकिन उनका भी अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं है कि क्या वो औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। अगर होंगे तो उनके लिए भी एक सीट तो छोड़ी ही जाएगी। बिल्कुल, तो फिलहाल कहां पर बिहार किस की साथी के लिए कितनी गुंजाइश छोड़ी जाए, और ये आकलन करते हुए कि आने वाले समय में हो सकता है एनडीए के जो अभी कुछ गठबंधन साथी हैं वो शायद महागठबंधन का रुख करें, उसी को लेकर ये मंथन जो दिल्ली में तेजस्वी यादव करने आ रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। तेलंगाना के जगत्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उसके बाद तेलंगाना से पीएम कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक के शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक से तमिलनाडु का रुख कर लेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए अपने लिए लक्ष्य बड़ा सेट किया है। बीजेपी 370, एनडीए 400 पार, और उसी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खासतौर से फोकस जो है वो दक्षिण भारत पर किया जा रहा है। और ऐसे में मिशन साउथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है, ये जान लीजिए आप। तेलंगाना से शुरुआत होने जा रही है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रमों की सुबह 11:30 बजे जगत्याल में पीएम रैली करेंगे और फिर तेलंगाना से प्रधानमंत्री कर्नाटक जाएंगे, जहां दोपहर 3:15 बजे के आसपास शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। और शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। 5:45 बजे कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं तमिलनाडु में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बताइए जरा विस्तार से बीजेपी के इस मिशन साउथ के बारे में, जिसको धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली और रोड शो के जरिए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के मिशन साउथ की बात करें तो जाहिर तौर पे ये साफ पता चलता है, ऐसा लगता है कि इस मिशन साउथ की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। कैसे? 4 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री का दौरा होता है तेलंगाना का। आदिलाबाद से शुरुआत होती है, आदिलाबाद में सभा होती है, कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होता है। उसके बाद वहाँ से प्रधानमंत्री फिर मेदक आते हैं। 5 तारीख को मेदक में सभा करते हैं। इस दौरान रात्रि विश्राम हैदराबाद में होता है। ये हो गई 4 से 5 की बात। उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री 14 तारीख को तेलंगाना आते हैं। यहाँ पर मल्काजगिरी में रोड शो करते हैं, फिर रात्रि विश्राम हैदराबाद में करते हैं। दूसरे दिन वो जाकर नगर कर्नूल ज़िले में चुनावी सभा करते हैं। कल फिर से प्रधानमंत्री इस तेलंगाना आते हैं, आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना के साथ संयुक्त सभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद शाम में फिर से हैदराबाद आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। आज सुबह उनकी रैली अब निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जगत्याल में होनी है। यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे कर्नाटक का रुख करेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में जो BS येडियुरप्पा लिंगायत के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे की सीट है, वहाँ पर चुनावी सभा संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ से सीधे वो तमिलनाडु जाएंगे। अगर हम बात करें दक्षिण के राज्यों के दौरे की, तो प्रधानमंत्री जनवरी से ही, अगर हम पीछे जाएं तो जनवरी से ही 20 तारीख को उन्होंने तमिलनाडु में कई मंदिरों पूजा अर्चना की। केरला का दौरा करते रहे। केरला में उनकी चुनावी सभा पिछले सप्ताह भी हुई। तमिलनाडु में उनकी चुनावी सभाएँ होती रही हैं। अभी फिर से वो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों का सघन चुनावी दौरा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मिशन की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है और लगातार वो हैदराबाद में रहकर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उनके लिए हैदराबाद भी इम्पोर्टेंट है। खास बात ये यहाँ रोमाना कि नगर कर्नूल में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तेलंगाना को दक्षिण का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा था। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और बात बीजेपी की तैयारियों की ही करेंगे। चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होनी है और तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया जाना है। उत्तर प्रदेश की जो बाकी बची सीटें हैं, जहां उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है, उन सीटों पर बताया जा रहा है चर्चा होगी। चर्चा ओडिशा और बंगाल की सीटों पर भी होनी है। तो बीजेपी के भीतर ये मंथन सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जानते हैं नीरज से, आज उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। नीरज, नहीं, आज तो उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं होंगे। आज तो केवल कोर कमेटी होगी रोमाना, और कोर कमेटी में क्या होता है कि राज्यों की जो पैनल आते हैं उन पर डिस्कशंस होता है और फाइनल एक
लिस्ट बनती है जिसको अप्रूवल के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ले जाया जाता है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति में भी चर्चा होती है, अगर वहाँ पे लगा चुनावी समिति के सदस्यों को कि ये इस सीट पर कोई और कैंडिडेट लाना चाहिए तो वहाँ खारिज भी होता है, तो ये से फाइनल नहीं माना जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको एक्सरसाइज के रूप में देखना चाहिए, होमवर्क के रूप में देखना चाहिए। आज की बैठक है होमवर्क के रूप में। आज उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसके अलावा उड़ीसा है, कई और राज्य हैं जिनकी बची हुई सीटें हैं, उन सभी पर आज बारी बारी से कोर कमेटी होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, राज्यों के कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे और इन सभी के बीच में ये सारी स्ट्रीम लाइन होगी कि किस सीट से कितने नाम का पैनल भेजा जाए। तो करीब ये कितने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगा। कितनी सीटों को लेकर आज का ये आकलन होना है नीरज? देखिए, मेरी जो जानकारी के अनुसार आज का जो आकलन होना है वो करीब करीब 150 से 200 सीटें, यानी कि बची हुई जितनी भी सीटें हैं आज से कल दोपहर तक में सब खत्म कर दी जाएंगी। माना यह जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले 1-2 दिन में हो सकती है, कल भी हो सकती है या परसों हो सकती है, अभी वो तय नहीं हुई है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवेलेबिलिटी पे है, क्योंकि वो इस कमेटी के सदस्य हैं। अगर वो उपलब्ध रहते हैं दिल्ली में तो उसी दिन कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज से कल तक में बची हुई जितनी सीटें, अभी तक 267 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज कर दी हैं। करीब 450 सीटों पर भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना है, तो उसमें बची हुई जितनी भी सीटें हैं वो फाइनल हो जाएंगी। उसमें भी 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें ऑफिशियली अभी इनको अपना गठबंधन शो करना है। जैसे बिहार में अभी गठबंधन हो चुका है, चीज़ें भी हो चुकी हैं, चर्चा भी हो, लेकिन ऑफिशियल उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बीजेडी के साथ इनको उड़ीसा में गठबंधन करना है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो ये अभी कुछ स्टेट्स बिल्कुल कुछ अभी सवाल बाकी हैं जिन पर भी मंथन होगा और उसी हिसाब से उम्मीदवारों और सीटों को लेकर चर्चा जो होनी है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। मशहूर यूट्यूबर हैं, बिग बॉस OTT विनर है एल्विश यादव। एल्विश यादव इस वक्त सलाखों के पीछे है। जहर वाले खेल में कल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है, पूछताछ में एल्विश ने बड़ा खुलासा किया है। यूट्यूबर एल्विश यादव सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पार्टी में सांप जहर मंगाने की बात एल्विश ने कबूली है। पूछताछ में एल्विश ने कबूला, रेव पार्टी में आरोपियों से भी मिला था एल्विश, ये भी एल्विश ने कबूल लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा और जानकारी लेते हैं वरुण जैन से। अब तो मतलब खुद जो किया वो कबूल रहा है एल्विश यादव, तस्वीर साफ हो रही है अब तो वरुण? देखिए, बिल्कुल फिलहाल एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है, लेकिन जब एल्विश की गिरफ्तारी हुई थी पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया था। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो इसमें सपेरा राहुल और जो अन्य सपेरे गिरफ्तार हुए थे उनके बयान जब एल्विश के सामने रखे गए तब एल्विश ने कबूल किया कि हाँ, जो दूसरी कई अन्य रेप पार्टीज हुई थी वहाँ पर उनकी इनसे मुलाकात हुई थी। राहुल और दूसरे अन्य सपेरों को वो पहले से जानता था, उनके संपर्क में था और उसने भी राहुल के जरिए कुछ पार्टीज के अंदर सांप और जो सांपों का जो जहर होता है वो मंगवाया था। फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई थी, जो जहर बरामद हुआ था, उसकी रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया था कि जो जहर था वो दुर्लभ प्रजाति के सांपों का था। तो यही वजह है कि 29 NDPS एक्ट नोएडा पुलिस ने लगाया है, जो कि गैर जमानती है और आने वाले समय में अब एल्विश की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। ये तो एक पार्टी की बात हुई, सूत्र क्या बता रहे हैं? आखिरकार ये जहर का खेल कब से खेल रहा था एल्विश? क्या और जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, जो नोएडा पुलिस के अधिकारी है उनका कहना है कि वो अब एल्विश यादव की रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे और जल्दी से एल्विश को एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। जो एविडेंसेस है, कई सारी वीडियोस नोएडा पुलिस के पास है जो कि अलग अलग पार्टियों की हैं। अलग अलग पार्टी के अंदर सांपों के साथ एल्विश खेलता हुआ भी नजर आ रहा है और कुछ इस तरह की जानकारी है कि उन पार्टीज के अंदर भी जो सांपों का जहर है उसका इस्तेमाल किया था। तो अभी और कौन कौन सी वो पार्टी थी जिसके अंदर सांपों को बुलवाया गया था, सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ, ये रेप पार्टी कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस आगे बढ़ाएगी और उसके लिए रिमांड पर लिया जाना है। तो मुमकिन है कि आज नोएडा पुलिस कोर्ट के अंदर रिमांड एप्लीकेशन लगाए और जल्द ही एल्विश यादव से दोबारा से इस पूरे मामले में आगे कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, शहर के कारोबार को लेकर मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर एल्विश यादव आखिरकार अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब सवाल यह है कि 3 नवंबर 2023 को नामजद FIR दर्ज होने के बावजूद आखिर एल्विश की गिरफ्तारी में
136 दिन क्यों लगे? कई महीनों से नोएडा पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा एल्विश यादव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी, लिहाजा कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल में उसकी रातें कटेंगी। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनडीपीएस और आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। बाकी साक्ष्य के क्रम में और गिरफ्तारियां की जाएंगी। अब इस संबंध में विवेचना प्रचलित है, विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को मुक्त करवाया गया। आरोपियों से सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी जब्त किया गया था। जांच में एल्विश यादव का कनेक्शन सामने आया था। हालांकि उस वक्त वहां एल्विश यादव मौजूद नहीं था, लेकिन जांच में पता चला कि वो नोएडा में रेव पार्टी करता था। उन पार्टियों में सांपों के जहर का भी इस्तेमाल होता था। सांपों के साथ वीडियो शूट किए जाते थे। शिकायत पर पुलिस ने ड्रग्स डिपार्टमेंट और वन विभाग के साथ छापेमारी की और मौके से 5 आरोपी पकड़े गए। 9 जिंदा सांप और सांपों का जहर भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जो सांप मिले हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। 5 आरोपियों के बयान पर एल्विश को आरोपी बनाया गया। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने एल्विश यादव पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं लगाई हैं। इसके तहत जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों को कैद में रखना या मार देना, वन्य जीवों की खरीद गंभीर अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि मामला गंभीर है तो सजा को बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। एल्विश यादव बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर है। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स और स्ट्रीमिंग के लिए फेमस है। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। उसके यूट्यूब पर 1 करोड़ 45 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। एल्विश का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। उसके भाई ने उसे एल्विश यादव नाम दिया था। एल्विश यादव कपड़ों के एक ब्रांड का मालिक भी है। एल्विश का विवादों से पुराना नाता रहा है, जिसमें जान से मारने की धमकी और मारपीट जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। उनकी भी अलग से जांच चल रही है, यानी कि एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है और ऐसे में सवाल बड़ा ये हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। ईडी के समन पर आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, ये साफ कर दिया गया उनकी तरफ से। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी करार दिया है और साथ ही ये भी कहा कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन ईडी क्यों भेज रही है। दरअसल ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, एक कथित शराब घोटाला और अब ये दिल्ली जल बोर्ड वाला मामला, ये तो अलग मामला है जिसमें ईडी की तरफ से भेजा गया है समन केजरीवाल को। इस मामले में भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाएंगे दीपक? जी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि ये जो दूसरा मामला है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें पहला समन जो ईडी ने भेजा है ये भी इलीगल है, गलत तरीके से भेजा गया है। ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है। अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकारियों को धांधली को लेकर सीधा मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता और इस मामले में गलत तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस समन पर भी जाने से इनकार कर दिया और एक बार फिर बीजेपी को केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि बीजेपी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को पीछे धकेला जा सके, उन्हें कमजोर किया जा सके। और जिस तरह की आशंका लगातार अरविंद केजरीवाल जता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो यही वजह है कि उनको एक तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि बीजेपी जो है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इस तरह की समझ नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है चुनावी माहौल में परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी के एक्शन को लेकर दिल्ली में राजनीति आप जानते हैं लगातार गर्म है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर
केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर कह रही है केजरीवाल सरकार के हर विभाग में घोटाला है, इसीलिए कानूनी कार्रवाई चल रही। देखिए, केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। कि अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान है। 8 सम्मान की अवहेलना के बाद उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा कि न्यायपालिका हमें बचाए, और न्यायपालिका थोड़ी देर के लिए राहत दी। चलो भाई, 8 सम्मान में नहीं गए तो थोड़ा देर के लिए बेल देते हैं, लेकिन फिर से कहा गया जाकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए। फिर 9वां सम्मान जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। आज सब ठगा महसूस कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये मान चुके हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। मतलब अंकित, वो जो मेडिकल ग्राउंड्स पर अभी तक राहत सत्येंद्र जैन को मिली हुई थी, अब वो खत्म, अब सलाखों के पीछे एक बार फिर से जाना होगा सत्येंद्र जैन को। अंकित जी बिल्कुल रोमाना, सत्येंद्र जैन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि पिछले साल भर से वो जो है स्वास्थ्य आधार पर अंतिम जमानत उनको मिली हुई थी और वो अपना इलाज करवा रहे थे। लेकिन जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ये कहते हुए कि उनका स्वास्थ्य अब बेहतर है और उनको जो अंतिम जमानत मिली हुई है स्वास्थ्य आधार पर उसको रद्द किया जाना चाहिए। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए और जो तमाम रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनको देखने के बाद में ये तय किया है कि सत्येंद्र जैन की जो स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली हुई थी वो रद्द की जा रही है और सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने का आदेश दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा। जो जमानत मिली हुई थी मेडिकल ग्राउंड्स पर सत्येंद्र जैन को, वो खत्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई है।